वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेषांक की इस सीरीज में आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। मुख्यतः इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा होगी। और बच्चों मैं ये बताऊं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम एक सवाल बनने की संभावना होती है। उत्तर प्रदेश विशेषांक से अगर पेपर में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तो उनमें से एक सवाल बनने की पूरी संभावना होती है। किस क्षेत्र से? उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र से। तो आइए हम लोग आज इसकी एक विस्तृत चर्चा और विस्तृत परिदृश्य आपके सामने में रखता हूं, जिससे लगभग सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टॉपिक आज का इतना इम्पॉर्टेंट है कि ज्योग्राफी के नदी तंत्र वाले हिस्से में भी आपके लिए सपोर्टिव होगा। गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र के बारे में आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो उत्तर प्रदेश विशेषांक तथा ज्योग्राफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेक्शन में आपकी अच्छी तैयारी करवाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज का मुख्य विषय किस तरह से मूव करता है उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र का मतलब पहले समझिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां तथा उनकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज जिसको बोलते हैं, इनका पूरा एक जो तंत्र बनेगा, एक पूरा सिस्टम बनेगा, यही उत्तर प्रदेश का प्रमुख नदी तंत्र कहलाएगा। तो पहली बात आप ध्यान रखें, इधर मैंने मैप दिया है और इस मैप में मैं हर एक अवस्थिति को जूम आउट करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और बहुत आनंद आएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे है, थोड़ा सा चैनल को पॉपुलर करें, उत्तर प्रदेश की प्लेलिस्ट को शेयर करें, क्योंकि अक्टूबर में ही आपका एग्जाम लग चुका है। अब आपको जितने भी मिसलेनियस टॉपिक हैं इनसे 8-10 नंबर की एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए आप थोड़ा मेरा भी सहयोग करें। मैं आपको पूरी सीक्वेंस से चीज़ें देते जा रहा हूँ। हाँ देखिए, एक और इसका तरीका क्या है, चैनल पर जाइए, चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको हर सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें उत्तर प्रदेश विशेषांक की एक प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक कीजिए। सीरियल वाइज लेक्चर नंबर 1 0 लेवल से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश विशेषांक को समाहित किया गया है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का बैंक भी मैंने दिया है। तो जब आप वहां विजिट करेंगे तो वो चीज़ें मिलेंगी, वही आपके एग्जाम में काम करेगा। आप लोग अपने ग्रुप में अपने शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं मेरी बात को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके, यही उद्देश्य है। तो पहली बात समझ लें कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र मुख्यतः 2 नदियों पर आधारित है, एक है गंगा और एक है यमुना। इसी बात को इस पहली लाइन में लिखा गया है कि जो इसका संपूर्ण नदी तंत्र है वो किससे आधारित है? गंगा और यमुना तथा इसकी सहायक नदियों से ही मिलकर बना है। ठीक है, गंगा और यमुना। तो देखिए, गंगा यमुना की अब स्थिति क्या है ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर देख लें, मैं स्क्रीन को और जूम आउट करके दिखा सकता हूँ आपको। आप देखिए ये है आपकी गंगा नदी। मैं ये रेड इसके ऊपर लेके चलूँगा। ये देखिए गंगा नदी का ये प्रवाह तंत्र है। ये गंगा नदी इस तरह से प्रवाहित होते हुए अभी हम आगे देखेंगे कि इलाहाबाद में यमुना नदी इसमें आके मिल जाती है। और ये देखिए, ये यमुना का प्रवाह दिशा है, प्रवाह क्षेत्र है, ये यमुना प्रवाहित हो रही है। इस चीज़ को आप देखते जाइए, हर एक चीज़ को मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा। यमुना है। अब आप समझ सकते हैं ना कि गंगा से मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं, अभी इन सब की मैं चर्चा करूंगा, जैसे रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, इस तरह से जितनी भी नदियां आगे चल रही हैं मैं इनकी चर्चा करूंगा। ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र में मिलने वाली नदियों की चर्चा हम करेंगे। अभी गंगा की कुछ ऐसी सहायक नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आगे निकल गई हैं, बिहार और बंगाल में भी मिलती हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा आज की क्लास में नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए गंगा और यमुना की वह नदी, वह सहायक नदियां जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रवाहित हैं, हम उनकी ही चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें आपने स्पष्ट रूप से देख ली। अब आप इस चीज़ को समझिए कि प्रश्न कहाँ से उठाता है। निम्न में से गंगा की
वह सहायक जो कि हिमालयी नदियां हैं, ऐसा सवाल करेगा, यानी हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियों के बारे में बात करेगा। तो देखिए पहले एक जनरली बात समझे कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी नदियां सामान्यतः हिमालय से निकलती हैं, अर्थात उत्तर में। उसको समझिए, वो गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती इत्यादि नदियां ये क्या है, हिमालय से निकलती, इसलिए हिमालयी नदियां हुई। और ऐसा इतना ही नहीं है, देखिए हिमालय का मतलब इस क्षेत्र से, उत्तर की दिशा से ये जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं ये हिमालयी नदियां हो गई। लेकिन ये दक्कन का जो पठार है, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, इस दक्षिण की ओर से जो नदियां प्रवाहित होंगी वो क्या कहलाएंगी, दक्षिणी नदियां कहलाएंगी, दक्षिणी सहायक नदियां। तो इस तरह जैसे देखिए यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां दक्षिण से आती हैं, लेकिन यमुना का उद्गम स्थल क्या है, वो है हिमालय का क्षेत्र। ये देखिए ये हिमालय का क्षेत्र है उद्गम यमुना का, लेकिन इसकी सहायिकाएं जितनी हैं वो दक्षिण की ओर से आके मिलती हैं। एक इसकी हिंडन नदी है, भी मैं पूरा डिटेल करूंगा, वो भी उत्तर से ही प्रवाहित हो रही है। तो देखिए जैसे यमुना की सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, रिहंद, कन्हार आदि नदियां दक्षिणी पठार से निकलती। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, इन सब की भी मैं बृहद चर्चा करूंगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कुछ नदियां दक्षिणी पठार से निकलती हैं, ठीक है, और कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों से कुछ नदियां निकलती हैं। ये उत्तर प्रदेश की नदियों के प्रमुख उद्गम रहे, ठीक है। और एक प्रश्न क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण नदी तंत्र मुख्यतः किन नदियों से मिलकर बना है, गंगा, यमुना और इनकी सहायिकाओं से मिलकर बना है, गंगा, यमुना और इनकी सहायिकाएं। तो ये प्रश्न आपके सामने मैंने रखे। अब मैं आपको अगली पीपीटी पर ले चलता हूं। तो देखिए हम यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी तंत्र से संबंधित जितनी भी इसकी सहायिकाएं हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी छोटी छोटी चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपका निकल सके। ज़्यादा बर्डन आपको नहीं लेना है, मैं ज़्यादा बर्डन दूंगा भी नहीं। तो देखिए पहले समझ ले कि ये एक तो उत्तर भारत की प्रमुख नदी है, केवल यूपी की नहीं बल्कि उत्तर भारत की, एक तरह से हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है, हिंदुओं की एक पवित्र नदी है। और एक चीज़ है कि देखिए आप तो हिंदी में पर्यायवाची पढ़े होंगे, तो पर्यायवाची में सारे शब्द आपके सामने खूब मिले होंगे, लेकिन फिर भी जान लें कि भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी आदि अन्य नामों से जाना जाता है, ये इसके गंगा के उपनाम है, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, गंगा जो अपने उद्गम क्षेत्र से निकलती है गंगोत्री से, तो क्या गंगा कहलाती है क्या, नहीं। तो क्या कहलाती, आइए मैं इसकी चर्चा आपके सामने रखता हूं। इसका पहले उद्गम देख लें, गंगा का उद्गम महत्वपूर्ण, जहां मैं टिक कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। इसका उद्गम कहाँ है, तो केदारनाथ के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से। कहां से, गोमुख नामक स्थान से ये निकलता है, ये गोमुख को अंडरलाइन कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि जब ये गंगा वहां गंगोत्री के गोमुख से निकलती है तो वहां से ये गंगा नहीं कहलाती, इसका नाम क्या है, भागीरथी। किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी। और ध्यान रखें कि यही भागीरथी आगे क्या है, अलकनंदा में, अलकनंदा से मिल जाती है। तो किस स्थान पर मिलती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर। देवप्रयाग नामक स्थान पर जैसे ये भागीरथी मिली और इधर से अलकनंदा आ रही है, तो ये देवप्रयाग नामक स्थान पर जब इनका संगम होगा, फिर इसके बाद इसकी संयुक्त धारा जो प्रवाहित होगी ये कहलाएगी क्या, गंगा कहलाएगी, ठीक है। और ये हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में इंटर करती है और इंटर करते हुए आगे बढ़ती है। अब देखिए इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि ये उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवाहित करती है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो जिला है यही है गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये गंगा नदी आ रही है और ये है बिजनौर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा इंटर करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। और ये ध्यान रखने की उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा ही है, ठीक है। और इसकी लंबाई कभी कभी डेटा पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखें कि 2510 किलोमीटर लंबी है। तो आपको इस पीपीटी में किन चीज़ों को ध्यान से देखना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है।
एक तो फोकस करना है कि इसका उद्गम स्थान, दूसरा फोकस करना है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग क्या है, यानी भागीरथी अपने मूल उद्गम से गंगा भागीरथी के नाम से आ रही है और भागीरथी देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो मिलने के बाद आगे जब बढ़ेगी तो वो गंगा कहलाएगी। तो ये पूछता है कि देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है। तो अगर भागीरथी दिया है तो भागीरथी मार दे, नहीं है गंगा है, गंगा और अलकनंदा का ऑप्शन है, तो फिर आपको गंगा चुनना ही पड़ेगा। लेकिन भागीरथी और अलकनंदा का ये क्या है, मिलन स्थल है, संगम स्थल है, ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ इसकी लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर। और उसके साथ साथ ये है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा इंटर करती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रट डालिएगा, बार बार रटिएगा, क्योंकि ये आने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा इंटर करती है उत्तर प्रदेश की धरती में, ठीक है। तो इतनी बातें आपने समझा। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ गंगा नदी तंत्र में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आप सीखिए। कि देखिए कोई भी नदी है, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक, ये गंगा नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब इस गंगा नदी के प्रवाह दिशा पर आप मुंह करके खड़े हो जाइए या उसकी ओर चलना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि गंगा नदी के इस प्रवाह दिशा में जब चलेंगे तो इस तरफ आपका ये बायां क्षेत्र है, बायां हाथ पड़ेगा, लेफ्ट हैंड पड़ेगा, और इस तरफ आपका क्या पड़ेगा, राइट हैंड पड़ेगा। और दूसरी बात समझ लें कि गंगा के इस प्रवाह दिशा में, ये जो प्रवाह दिशा गंगा की है, इसके इस तरफ जितनी सहायिका मिलेंगी वो क्या होंगी, उत्तरी सहायिका कहलाएंगी, क्योंकि ये दिशा कौन सी है, उत्तरी, ये उत्तरी सहायिकाएं कहलाएंगी। और अगर कोई नदियां इस क्षेत्र से आके मिलती हैं तो ये क्या कहलाएंगी, ये दक्षिणी सहायिकाएं कहलाएंगी। दक्षिणी या दाहिने हाथ वाली सहायिकाएं, यानी दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायिकाएं, और ये उत्तर दिशा से। तो यहाँ सवाल कहीं कहीं उठा सकता है। तो देखिए पहले समझें कि उत्तरी क्षेत्र से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसको आप समझ लें, एक तो है रामगंगा, दूसरी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। देखिए गंडक तक तो हमको उत्तर प्रदेश की धरती में रुकना है, और ये उत्तर प्रदेश की धरती से बाहर चली जाती हैं कोसी और बागमती। मैं इनकी अभी लोकेशन आपको दिखा रहा हूं। और गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली, यानी इस तरफ से, तो मुख्य नदी कौन सी है, यमुना, जिसका संगम कहाँ पर होता है, आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। और टोंस, फिर सोन और कर्मनाशा। तो ध्यान रखें, यमुना और टोंस, यमुना और टोंस ये तो आपके उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती हैं, लेकिन सोन और कर्मनाशा, ये कर्मनाशा चौसा के पास, सोन पटना के पास गंगा मिलती है, यानी बिहार के क्षेत्र में जाके ये अपना संगम स्थल बनाएंगी, किससे, गंगा से। लेकिन उत्तर प्रदेश में यमुना और टोंस ये दोनों दक्षिणी क्षेत्र से आकर के गंगा से मिलेंगी और संगम अपना बनाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब मैं एक एक इसकी सहायकों की चर्चा करूंगा। इसकी सहायक जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनकी चर्चा में थोड़ा थोड़ा फैक्ट आपके सामने रखूंगा, उतना जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और आ सकता है, आने की पूरी संभावना है। इन तथ्यों को मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है। आप समझ लें अपनी नदियों की स्थिति को, समझ ले, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझिए। ये है आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये है आपका गंगा का प्रवाह क्षेत्र, ये आपकी यमुना का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। ये दोनों मिलन कहाँ पर इनका मिलन स्थल है, ये इनका मिलन स्थल आपके प्रयागराज में है, ठीक। अब यहाँ से देखिए गंगा की उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायिकाओं में से पहली सहायिका कौन सी है, राम गंगा। ये देखिए राम गंगा का प्रवाह। इसके बाद यहाँ पर देखिए गोमती नदी का ये उद्गम और गोमती नदी का ये प्रवाह स्थल। उसके बाद ये काली नदी है जो कि आगे शारदा, और फिर इसके बाद सरयू और घाघरा के नाम से जानी जाएगी। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ना राप्ती, फिर ये राप्ती का प्रवाह स्थल है, और इसके बाद ये थोड़ा सा गंडक का क्षेत्र है, गंडक का, ठीक। अब ये उत्तरी इसकी सहायिकाएं हो गई गंगा की। अब दक्षिणी सहायिकाएं आप देख लें यहाँ पर,
एक तो ये आपकी यमुना आई, यमुना, और यहीं पर टोंस नदी का प्रवाह है जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास सिरसा नामक जगह है जहाँ पर टोस आके मिलती है। टोस टमस के नाम से भी जानते हैं, तमसा के भी नाम से हम जानते हैं, वो यहाँ पर आके मिलती है। और बिहार वाले क्षेत्र में सोन और कर्मनासा जाके दक्षिण से मिलती हैं। ठीक है, अब जब यमुना की ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे तो ये चंबल का क्षेत्र है, ये चंबल वाली नदी है, मिल रही है ना। इस तरह से ये बेतवा का क्षेत्र है, ये बेतवा आके मिल रही है ना। और इस तरह से ये केन, ये तीन प्रमुख नदियां यमुना की सहायिका के रूप में जानी जाती हैं। और इनकी भी अपनी बहुत सारी सहायिकाएं हैं, लेकिन यमुना की ये सहायिकाएं हो गई। तो इसका एक जनरल अप्रोच आपके दिमाग में खाका बन गया होगा कि रामगंगा कैसे प्रवाहित हो रही है, गोमती कैसे प्रवाहित हो रही है, घाघरा कैसे प्रवाहित हो रही है, राप्ती कैसे, गंडक कैसे, और इनकी मैं चर्चा, डिटेल चर्चा आपके सामने बस रखने ही वाला हूँ। आप देखेंगे कि जितनी भी जरूरी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध होंगी। अब आइए थोड़ा सा रामगंगा के संबंध में जान लेते हैं। इसका उद्गम सबसे पहले जानिए कि पौली गढ़वाल, ये जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ के दूधा टोली श्रेणी से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूधा टोली को अंडरलाइन कीजिएगा। दूधा टोली यानी रामगंगा का उद्गम स्थल दूधा टोली है और ये पूछ सकता है। ठीक है, और बिजनौर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जैसे गंगा करती है वैसी रामगंगा करती है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज़ आप जानिए कि उत्तराखंड के जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है, जो कि इस समय टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित है, वहाँ से हो करके ये गुजरती है। तो ये उत्तराखंड का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ सकता है। और इसका मिलन स्थल क्या है? इसका मुख्य मिलन स्थल कन्नौज के पास, कानपुर के पास कन्नौज है, और कन्नौज के पास ये गंगा में आके मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि इसका उद्गम दूधा टोली, पौली गढ़वाल, और इसका जो मिलन स्थल है कन्नौज के पास ये मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है रामगंगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट सहायिका गंगा नदी की है, वो है शारदा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उद्गम भी कुमायूं हिमालय है, अर्थात उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। और इसे ही काली गंगा, महाकाली गंगा, गौरी गंगा आदि नामों से जानते हैं, शारदा। अभी देखिए आगे चल के मैं शारदा को आपको दिखा रहा हूँ। शारदा नदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती, देखिए ये आगे चल के घाघरा में मिल जाएगी, फिर इसकी संयुक्त धारा घाघरा के ही नाम से आगे बढ़ेगी। तो ये जब नेपाल और उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो यही काली है। ठीक है, फिर इसी को हम लोग अन्य गौरी गंगा और तमाम नाम, महाकाली गंगा तथा शारदा के नाम से भी हम जानेंगे। फिर यही आगे क्या होगी, आगे घाघरा के नाम से प्रवाहित हो जाएगी। इसकी ये संयुक्त धारा घाघरा में जब ये अपना जल विसर्जित करेगी तो उसके बाद ये घाघरा। और ध्यान रखना है कि निचले घाघरा वाले क्षेत्र को, यानी ये जो फैजाबाद वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर घाघरा का तो अब नाम बदल करके उत्तर प्रदेश की कैबिनेट, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे सरयू नाम दे दिया है, सरयू नाम दे दिया है। तो लेकिन मूल रूप से घाघरा, ये सरयू वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूल रूप से घाघरा की ही ये क्या है, प्रवाहित धारा है। ठीक है, तो यहाँ से ये शारदा की स्थिति है। काली, महाकाली इत्यादि उपनामों से शारदा जानी जाती है और यही आगे चल के संयुक्त रूप से घाघरा में प्रवाहित होती है। तो ये डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरा विश्वास है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। और तो वही डिटेल मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया है कि ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला तथा नेपाल के बीच में एक बॉर्डर, ये जो पीलीभीत वाला जिला है, यहाँ पर नेपाल और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बॉर्डर से भी ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि पीलीभीत तथा नेपाल जिले के की सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो यही शारदा या काली नदी, जो भी ऑप्शन में दे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये घाघरा नदी में कहाँ पर मिलती है। तो देखिए बाराबंकी जिले में बहराम घाट के पास ही ये जाके मिलती है। बाराबंकी जिले के बहराम घाट के पास ये घाघरा नदी में अपना जल प्रवाहित करती है, यानी यह जो क्षेत्र है, ये दिस इज द प्लेस। ठीक है, इस जगह पर ये आके मिल जाती है। और एक चीज़ ये कि शारदा नदी जैसे कोसी जल अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए, विसर्पित मार्ग के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से शारदा नदी भी विसर्पित मार्ग से प्रवाहित होती है।
विसर्पित का मतलब जब ये चलेगी तो इस तरह से अपने ये मार्ग बदल लेती है, सर्पिलाकार हो जाती है, तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है। ये इसका विसर्पित मार्ग वाली उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी है, तो ये भी ध्यान रखना है, शारदा नदी। अब इसी के बाद हम घाघरा की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो मापचा चुंगो हिमनद से होता है, मापचा चुंगो। तो ये ध्यान रखना है कि घाघरा का उद्गम स्थल आपसे पूछ सकता है मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है। अब देखिए इसके कर्नाली के नाम से भी हम इसको जानते हैं, लेकिन सामान्यतः है क्या कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र, नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में जब ये प्रवाहित होती है तो इसे कर्नाली कहते हैं, समझ रहे हैं ना। यही कर्नाली, ये देखिए ये नेपाल से निकल करके कर्नाली है, और फिर जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित हो जाती है तो घाघरा कहलाती है, ठीक है। अभी वर्तमान मैंने आपको बताया कि निचले घाघरा वाले क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया है, सरयू के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ की है, इसने सरयू नाम कर दिया है। चूंकि आपने देखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बदल करके अयोध्या किया गया है, तो अब एक तरह से अयोध्या एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, एक हिंदुओं की प्रमुख धार्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। तो इसी दृष्टिकोण से घाघरा को भी सरयू के रूप में स्थापित करना महत्वपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि सरयू का पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। भगवान राम के जीवन काल से और अयोध्या से सरयू का ऐतिहासिक कालखंडों में नाम आता है, तो इसलिए सरयू का नाम होना आवश्यक था। अब देखिए कहीं कहीं पूछ सकता है थोड़ा सा डीप में जाके कि घाघरा की कुछ सहायक नदियां क्या आपको पता है, तो आप जान लीजिए, जैसे वेली, टीला, सेटी, राप्ती, छोटी गंडक इत्यादि, ये भी क्या है, ये घाघरा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, घाघरा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम राप्ती के बारे में सीख लेते हैं। राप्ती के बारे में जानते हैं तो इसका जो उद्गम स्थल है, स्थल है वो रकमूकोट है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाने की संभावना है। रकमूकोट नेपाल में इसका उद्गम स्थल है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। रोहिणी, ये ध्यान रखना है, रोहिणी, ठीक है। और अब देखिए राप्ती घाघरा से मिल जाती है तो कहाँ मिलती है, ये भी सवाल है ना। राप्ती घाघरा से कहाँ पर मिलेगी, तो देवरिया जिले के समीप, ये इंपॉर्टेंट है, देवरिया जिले के समीप बरहज के नामक स्थान पर घाघरा और राप्ती आपस में मिल जाती हैं। देखिए मैं आपको ये चीज़ दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये है घाघरा का प्रवाह स्थल, ये देवरिया जिला है, और ये है राप्ती। ये दोनों कहाँ पर संगम बना रही हैं, यहाँ पर संगम बना रही हैं। कहाँ पर संगम बना रही, इस जगह पर, और ये स्थान का नाम क्या होगा, बरहज। इस जगह का नाम क्या होगा, बरहज। तो मुझे लगता है कि ये बात आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हम लोग पुनः चलते हैं अगली ओर। अब हम देखते हैं कि अगली महत्वपूर्ण नदी वो क्या है, गोमती। लखनऊ में गोमती का बार बार आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर देता हूँ। देखिए ये एक ऐसी नदी है, सबसे पहले इसके बारे में जान लें कि इसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में हुआ है, अंतःस्थलीय उद्गम वाली ये नदी है। क्योंकि दरअसल इसका जो उद्गम होता है ये है पीलीभीत का क्षेत्र, ये यहीं से निकलती है, ये किसी शिवालिक या हिमालयी क्षेत्रों से नहीं निकलती। ये उत्तर की सहायक नदी तो है गंगा की, लेकिन ये निकलती कहाँ से है, मैदानी क्षेत्र से। तो पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर, तो ये फुलहर झील से ही उद्गमित होती है, और ये गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर अपना जल गंगा में विसर्जित करती है। अर्थात गंगा से जो इसका मिलन स्थल है वो कहाँ पर है, गाजीपुर। ये देखिए यहाँ पर, ये गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर ये अपना जल विसर्जित करती है। और एक चीज़ जान ले, लखनऊ गोमती नदी के ही किनारे पर बसा है। जौनपुर, ये सवाल कभी कभी पूछता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जान ले इसको कि जौनपुर, देखिए जौनपुर का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि जौनपुर में पूर्व को पूर्व का सिराज कहा जाता था। सरकी वंश की स्थापना यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो जौनपुर इम्पॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, इसलिए ये पूछ सकता है कि जौनपुर से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो नदी कौन सी है, गोमती, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली गंगा की सहायक नदी जिसको हम बोलेंगे गंडक।
तो देखिए इसका मुख्य प्रवाह बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में है। ये क्या करती है कि महाराजगंज और कुशीनगर से हल्का सा बिहार से बॉर्डर बनाते हुए बिहार में इंटर कर जाती है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर से सीमा बनाती हुई कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या दिमाग में रखना होगा? गंडक रखना होगा। उसके बाद एक इसकी इंपॉर्टेंट नदी है टोंस। तो पहली चीज बच्चों समझ लो, एक आपने खूब इतिहास में नाम पढ़ा होगा बेलन घाटी। मैंने उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक बिंदुओं पर जो लेक्चर दिया है, इसी में वीडियो है, उसमें आपको बेलन घाटी का नाम बार बार मिलेगा। बहुत सारे स्थल हैं जो बेलन घाटी में है और बहुत सारे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य जो बेलन घाटी में मिलते हैं। तो ये दरअसल ये बेलन घाटी भी एक सहायिका है, लेकिन ये सहायिका किसकी है? ये टोंस नदी की सहायिका है। बेलन घाटी, बेलन नदी टोंस की सहायिका, और टोंस किसकी सहायिका हो गई? टोंस गंगा की सहायिका हो गई। तो ये क्या है, इसका पहले उद्गम स्थल समझ लें। ये कैमूर पहाड़ियाँ जो हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ पर आपने शीतला मैया का धाम देखा होगा, मैहर। तो मैहर के समीप से ये निकलती है टोंस, और ये मिलती कहाँ है? इलाहाबाद से मिर्जापुर रोड में जब आप जाएंगे तो आपको सिरसा नामक स्थान मिलेगा। उस सिरसा नामक स्थान पर ही ये गंगा में अपना जल विसर्जित करती है, और इसको अन्य पौराणिक नाम तमसा या टमस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये टोंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी संभावित है क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है। अब आइए जरा आगे देखते हैं। एक आपको मैंने बताया कि सोन नदी। देखिए सोन नदी क्या है? गंगा की सहायिका है, लेकिन इसका जो मुख्य मिलन स्थल है वो बिहार का पटना है, किंतु उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से प्रवाहित है। इसी के नाम से ही सोनभद्र लिखा गया है, जिले का नाम बनाया गया है। तो ये जो सोनभद्र वाले एरिया से ये नदी प्रवाहित होती है, और यहीं पर रिहंद बांध वगैरह आपने देखा है, तो रिहंद नदी भी सोन की ही सहायक है। तो इसका जो प्रमुख उद्गम स्थल है वो क्या है? अमरकंटक पहाड़ी, सेसाकुंड नामक। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से के सेसाकुंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, और ये मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों से प्रवाहित होती है। ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न खूब बनाने की संभावना है कि सोन नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों से प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से प्रवाहित होते हुए बिहार के पटना के निकट जाके गंगा में ये मिल जाती है, गंगा पर संगम बनाती है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां ये इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इस बार कहीं ये पूछ ही ना ले। रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल, ये 3 सोन की प्रमुख नदियां हैं। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप उत्तरी कोयल ना भी ध्यान रख पाए तो रिहंद और कनहर को जरूर ध्यान रखिएगा। रिहंद और कनहर किसकी सहायिका नदी है? सोन की। और सोन किसकी सहायिका है? किसकी सहायिका है? गंगा की। ये ध्यान रखना है। अब इतनी इसकी गंगा की जितनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, और हाँ एक चीज और, गंगा की ये दक्षिणवर्ती सहायिका है, ये भी ध्यान रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि दक्षिण दिशा से यानी दाहिने हाथ से गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो उनमें आपको मैंने बताया ना कि एक यमुना है, और एक टोंस है, और एक सोन है। ये नदियां दक्षिण से मिलती हैं। ये यमुना हो गई, यहीं पर टोंस मिलती है, और यहाँ पर ये आगे चल के पटना पर सोन मिलती है। तो दाहिने हाथ से यानी दक्षिणी क्षेत्र से। तो रिहंद और कनहर इसकी प्रमुख सहायिका हैं। किसकी? सोन की। और सोन किसकी? गंगा की। बार बार मैं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना है, इससे सवाल बन सकता है। अब एक टाइप का सवाल और बनता है कि गंगा के किनारे बसे प्रमुख नगर। देखिए उत्तर प्रदेश की धरती की बात है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नगर होंगे जो गंगा किनारे होंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? प्रमुख नगर जो थोड़ा सा प्रसिद्ध हों, उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए जिन जिन जिलों से ये प्रवाहित हो रही है, उन्हीं उन्हीं जिलों के प्रमुख नगर इसके किनारे बसे होंगे, ये बिल्कुल श्योर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? फर्रुखाबाद, फिर उसके बाद कन्नौज की स्थिति आती है, फिर कानपुर, और कानपुर के बाद आपका इलाहाबाद आ जाता है, फिर इलाहाबाद के बाद मिर्जापुर, फिर वाराणसी, फिर उसके बाद गाजीपुर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
एक नाम आता है, यहाँ से सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। हापुड़ एक जगह है, बुलंदशहर के ही पास हापुड़ एक जगह है। तो हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर एक स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला लगता है, तो मेला वाले वीडियो में मैं लेक्चर में आपको ये गढ़मुक्तेश्वर के बारे में ज़्यादा बताऊंगा। तो हापुड़ से होकर भी गुजरती है गंगा। और एक ये कासगंज जिला है, छोटा सा जिला है, इससे सोरो इसका एक क्षेत्र है, सोरो, इससे भी होकर गंगा गुजरती है। और ये सोरो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पौराणिक कथाओं में इसी को सूकर क्षेत्र के नाम से जाना गया है। इसी को किस नाम से जाना गया है? सूकर क्षेत्र। और यहाँ पर वाराह मंदिर है। क्या है? वाराह मंदिर। ये वाराह क्या है? आपको पता है कि पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक कहानियों में, कथाओं में भगवान विष्णु ने एक वाराह अवतार लिया था। तो वाराह अवतार का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? कासगंज जिला के सोरो नामक स्थान पर। तो इन क्षेत्रों से गंगा गुजरती है। तो ये दो खास महत्व वाले हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है और सोरो कहाँ पर है? कासगंज जिले में। ये भी गंगा के किनारे ही बसे हुए प्रमुख नगर हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किन, इस तरह से अगर हम यमुना नदी तंत्र की बात करें, देखते हैं कि यमुना नदी तंत्र में सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल जानिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ नामक स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। बंदरपूंछ नामक स्थान से ही यमुना निकलती है, जिसको हम लोग यमुनोत्री के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया है कि गंगा नदी जिस प्रकार से बिजनौर जिले में से होकर के उत्तर प्रदेश में इंटर करती है, उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन बनता है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित होती है। तो ये देखिए जिला कौन सा है, कौन सा जिला दिख रहा है आपको? सहारनपुर। तो यहाँ देखें, यह सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहारनपुर से। इसकी उत्तरी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? हिंडन। ये ध्यान से देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द लोकेशन ऑफ हिंडन। ये हिंडन की अवस्थिति है। और मजेदार बात जानिएगा, इससे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान से पहले सुने। यमुना की जो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं दक्षिणवर्ती, यानी दक्षिण दिशा में, जैसे चंबल है, बेतवा है और केन। लेकिन इसकी उत्तरवर्ती एकमात्र नदी कौन सी? हिंडन है। और ये हिंडन नदी ही यमुना और गंगा के मध्य दोआब में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये हिंडन नदी, अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा हिंडन की डिटेल में, कैसे आके गाजियाबाद में मिलती है। तो यमुना की जो उत्तर की प्रमुख सहायक नदी वो कौन सी? हिंडन है। तथा दक्षिण से यानी साउथ से, तो मैंने आपको बताया ना कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चार नदियां प्रमुख हैं जो दक्षिण से, ये दिशा दक्षिण की है। यहाँ से ये किस में मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं। तो इसकी सहायिकाओं का छोटा सा डिटेल ले लेते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट सहायिका कौन सी है? चंबल, जिसके नाम से चंबल के डाकू, चंबल की घाटी, चंबल घाटी की पिक्चर, ये बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये दरअसल मुख्य नदी चंबल ही है। उसी का ये जो वैली क्षेत्र है, ये विभिन्न नामों और अपवादों से घिरा रहने वाला क्षेत्र है। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो क्या है? महू, मध्य प्रदेश। और बच्चों ये महू मध्य प्रदेश क्या है? यही है अंबेडकर जी की जन्मस्थली। महू मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, जनापाव पहाड़ी से चंबल का उद्गम होता है। ये उद्गम स्थल जान ले। जनापाव पहाड़ी कहाँ है? महू मध्य प्रदेश। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के पास आके किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। ये देखिए, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी इटावा के पास, ये इटावा के पास ये यमुना है, ये चंबल है। चंबल नदी इटावा के पास आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायिकाएं कभी कभी पूछ लेता है, यानी चंबल की प्रमुख सहायिकाएं कौन हैं? तो काली सिंध, बनास, मेजा, सिप्रा और पार्वती, ये किसकी हैं? बनास इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा गया है। बेतवा जहां यमुना की सहायक नदी है, वहीं पर बनास किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। और एक चीज़ जान ले, चंबल से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये,
इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं और बनने की संभावना भी है कि चंबल पर कुछ बांध बनाए गए हैं, तो इनके प्रमुख बांध कौन कौन से हैं देख लें, इससे सवाल बनता है। तो एक तो है गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, क्योंकि देखिए चंबल का जो प्रवाह स्थल है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में भी है। तो ध्यान से देखें, चंबल पर जो गांधी सागर बांध बना है वो मध्य प्रदेश में है, जो राणा प्रताप सागर बांध बना है वो कहाँ है, राजस्थान में है, और ऐसे ही जवाहर सागर जो है वो भी राजस्थान में है। तो दिमाग लगा दें थोड़ा सा, इसके निमेनिक्स बनाने, महाराणा प्रताप का संबंध कहाँ से था, राजस्थान से था, तो महाराणा प्रताप के नाम पर जो बांध बना है चंबल नदी पर वो भी राजस्थान में है। जवाहर सागर जवाहरलाल नेहरू से इसका संबंध है, इनको भी राजस्थान में कर दीजिए, और महात्मा गांधी के नाम पर गांधी सागर है, इनको मध्य प्रदेश में कर दीजिए। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण बांध चंबल नदी पर बने हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अगली महत्वपूर्ण नदी है चंबल के बाद, यमुना की सहायिकाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है, वो क्या है, बेतवा। तो बेतवा के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल क्या है, वो है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला का कुमार गांव। ये ध्यान रखना है, इसमें कुमार गांव से इंपॉर्टेंट रायसेन जिला है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के कुमार गांव नामक स्थान से बेतवा का उद्गम होता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका प्राचीन नाम क्या है, वेत्रवती है। और ध्यान सुनिए, प्राचीन नाम या संस्कृत नाम, ये 2 शब्द लगा के प्रश्न बनाता है, प्राचीन नाम या संस्कृत नाम किसका, बेतवा का। तो वेत्रवती, ये एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर खास रूप से कंसंट्रेट कीजिएगा। और बेतवा हमीरपुर के समीप आकर यमुना में अपना जल विसर्जित करती है, कहाँ पर, हमीरपुर में। और बेतवा की स्थिति आपको देखनी है तो आप यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको जूम करके। बेतवा नदी आपकी कौन सी है ये देख लें, ये है आपकी बेतवा, ये बेतवा प्रवाहित हो रही है, और ये यहाँ पर आके हमीरपुर में यहाँ पर कानपुर और हमीरपुर का बिल्कुल बॉर्डर का क्षेत्र है, यहीं पर आके ये यमुना जो उधर से आ रही है यमुना, इसमें ये जल विसर्जित कर रही है। ये चंबल है। इस तरह से बेतवा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं, कहाँ मिलती है, ये हमीरपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वेत्रवती भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। अब अगला हम देखते हैं केन। ये भी मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, और इसका भी नाम क्या है, संस्कृत नाम या प्राचीन नाम कर्णवती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, केन का क्या नाम है, कर्णवती, ये इंपॉर्टेंट है, कर्णवती। और ये उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के भुजहा नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं दे रहा हूँ, इसको भूलिएगा नहीं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बांदा जिला के भुजहा नामक स्थान पर केन आके मिलती है। इससे कई बार पूछा गया है, ये केन का उद्गम स्थल है, और ये ऐसे आके बांदा जिला है ना, यहाँ पर ये भुजहा नामक स्थान पर यमुना से संगम बनाती है। ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब हिंडन आ जाइए, मैंने हिंडन की चर्चा भी आपसे की थी, दिस इज द हिंडन। ये हिंडन नदी क्या है, इसके बारे में समझें। हिंडन नदी यमुना नदी की एकमात्र उत्तरी सहायक है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि उत्तरवर्ती जो सहायक नदी है वो है हिंडन, एकमात्र, किसकी, यमुना की। और इसका उद्गम सहारनपुर के शिवालिक श्रेणियों से होता है। मतलब ये जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर ये जो शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र है, ये शिवालिक का, तो शिवालिक श्रेणियां जो सहारनपुर के क्षेत्र में हैं उनसे ही इसका उद्गम होता है, और ये नोएडा के समीप आके यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसीलिए देखिए नोएडा में हिंडन नदी के नाम पर ही हिंडन, वो हवाई अड्डा का नाम भी रखा गया है, नोएडा या ग्रेटर नोएडा, कुछ भी आए, क्योंकि नोएडा क्या है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपको फ़र्क समझ लें। नोएडा है आपका जिसको गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, तो नोएडा आपका है जिले का नाम, और उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा, जो कि थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया गया है। तो नोएडा में ही हिंडन नदी आके यमुना से मिल जाती है। तो ये यमुना की महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। और
बस आज की क्लास में इतना ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से गंगा और उसकी प्रमुख सहायिकाओं की चर्चा हुई, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करना है, मैंने उन सब चीज़ों को जूम आउट करके आपको दिखा दिया है। इसी तरह से यमुना के नदी तंत्र में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न संभावित है, उन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करें और मेरा विश्वास है कि इस नदी तंत्र से सारे सवाल आप अटेम्प्ट कर लेंगे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।